राम राम भाइयों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल की बिल्कुल नई वीडियो पर, जिसमें मैंने कवर किया एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है मुजिया। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो इसने खूब तहलका मचाया था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कोंकण से, जो कोंकण महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तब साल होता है 1952। महाराष्ट्र के कोन्ना के गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया इस गांव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। और गोटिया की बहन उससे 1-2 साल छोटी होती है। यहीं पर गोटिया जिस घर में रहता था उसके बगल वाले घर में कुछ और लोग रहते थे और यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी। और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था, लेकिन फ़र्क ये था कि जहां गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी वहीं मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और इसलिए मुन्नी की उम्र 18 से 19 साल थी। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन जिस दिन मुन्नी की शादी फिक्स होती है, वो जिस दिन मुन्नी से शादी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दूल्हे के खाने में चूहे मारने की जहर डाल देता है। हालांकि उस खाने से दूल्हा बच तो जाता है, लेकिन इस बारे में बाकी सबको पता चल जाता है। और जैसे गोटिया की माँ इस बात को जानती है, वैसे ही वो गोटिया को पकड़कर अपने घर ले आती है और गोटिया को मारने के लिए एक बड़ा सा चाबुक निकालती है और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो गोटिया किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन उसे अपनी माँ के चाबुक से बहुत डर लगता था। हालांकि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और वहीं पर जो गोटिया की माँ होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है। और वैसे तो जैसे मुन्नी की शादी होती है वैसे वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि गोटिया अभी मुन्नी को याद करता है और वो अभी भी ये सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से शादी कर ले। अब इसके लिए गोटिया ये फैसला करता है कि वो मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करके वो मुन्नी पर वशीकरण करेगा, जिसके बाद मुन्नी उसके पास आ जाएंगी और फिर वो और मुन्नी दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ तक गोटे के बारे में जानने के बाद ही आप सब ये समझ ही गए होंगे कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो बेसिकली एक साइको बच्चा था जिसके मन में मुन्नी को पाने का ऑब्सेशन था। अब इधर गोटिया जैसे काला जादू करने का फैसला करता है, वैसे ही वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले आता है और गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है। हमें ये पता चलता है कि गांव के पास जो ये जंगल है, इस जंगल का नाम चिंडू केवाड़ी है। और क्योंकि ये गांव से दूर है इसलिए आमतौर पर यहाँ जल्दी कोई नहीं आता। गोटिया यहाँ पर अपनी छोटी बहन को रात के समय लाता है और यहाँ पर आकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर इसके बाद ही हम देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है और एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोटिया की छोटी बहन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। जिस पर उसे गोटिया बताता है कि उसे अपने काला जादू के अंदर एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी और इसलिए यहाँ पर वो उसे मारकर उसकी बलि देगा। और फिर गोटिया के हिसाब से जैसे उसका काला जादू पूरा होगा वैसे ही मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, तभी उसकी छोटी बहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है। जिसके बाद जैसे ही गोटिया को धक्का लगता है वैसे ही उसका सर सीधा बरगद के पेड़ पर टकरा जाता है और सर टकराने की वजह से गोटिया का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर गोटिया की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर गोटिया की जो छोटी बहन होती है वो जल्दी से भागकर गाँव जाती है और अपनी मदर के साथ साथ सारे गाँव वालों को वहाँ पर ले आती है। वहाँ पर आने के बाद ही सारे लोग गोटिया की हालत देखते हैं, लेकिन तभी गांव के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, क्योंकि असल में गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और अभी कुछ ही दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है। लेकिन गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए और यहाँ पर गोटिया की अकाल मृत्यु हो गई है। और इसलिए गाँव के सारे मुख्य पंडित बताते हैं कि अब गोटिया मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद वो गांव वालों का बुरा करे और इसलिए उन सबको गोटिया को यहीं रोकना होगा। इसके लिए गांव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर उसे दफनाने के बाद ही वो जो सारे मुख्य पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर ना जा सके और उसकी आत्मा जो कि ब्रह्म राक्षस बन चुकी है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाए। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि गोटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं, जिसका मतलब अब गोटिया मुंजिया बन चुका है। अब इसके बाद ही कई साल बीत जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीधा पुणे शहर को देखते हैं, जो पुणे शहर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। यह कोंकण और उसके गांव से काफ़ी दूर है। यहाँ पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू। और बिट्टू इस पुणे शहर के अंदर अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहता है, यानी कि माँ और दादी माँ के साथ। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और
उससे वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी अच्छे से चल रही है और अपनी फैमिली के अंदर बिट्टू, उसकी मदर और उसकी दादी तीनों काफ़ी खुश हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू भी अपनी मदर की उनके काम में हेल्प करता है और बिट्टू को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका मेकअप करना काफ़ी अच्छे से आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू की इस वाली दोस्त का नाम होता है बेला। और ये बेला जो कि एक लड़की होती है, वो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद करते करते बड़े हुए हैं। यहाँ पर बेला बिट्टू से मिलने आती है और वह बिट्टू से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलवाती है। और हम ये देखते हैं कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम हुआ होता है और वो एक अंग्रेज़ होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती, क्योंकि असलियत में बिट्टू मन ही मन बेला से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी भी बेला से ये बात बोली नहीं है। हालांकि यहीं पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वही पेड़ दिखता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे मुजिया को कैद करके रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बिट्टू ये भी देखता है कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है। और यहाँ बिट्टू ये भी सोचता है कि उसे एक ख्याल बचपन से आ रहे हैं और वो हमेशा अपने मन में इसी पेड़ को देखता है। लेकिन यहाँ बिट्टू इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने जाता है। हम ये देखते हैं कि बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि एक सरदार होता है और उसका नाम स्पीलबर्ग होता है। अब हम वैसे तो रियल में इसका नाम स्पीलबर्ग नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि बिट्टू के सरदार दोस्त को वीडियो शूट करने का काफ़ी शौक था, इसलिए वो अमेरिका के फिल्म मेकर स्पीलबर्ग से इंस्पायर होकर अपना खुद का नाम भी स्पीलबर्ग रख लेता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होता है, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक से बिट्टू को उसके चाचा की बेटी का फ़ोन आता है, यानी कि उसकी कजन सिस्टर का, जिसका नाम होता है रूकू। फ़ोन पर रूकू बिट्टू से कहती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और इसलिए अब कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सगाई होने वाली है। इसलिए वो ये चाहती थी कि बिट्टू अपनी फैमिली के साथ उसकी सगाई में आए। वो बताती है कि उसने बिट्टू की माँ और उसकी दादी को दोनों को इनविटेशन दे दिया है और इसलिए अब वो बिट्टू को भी पर्सनली इनविटेशन दे रही है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी सगाई में सब लोग आए। इसलिए इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर तीनों ये फैसला करते हैं कि वो तीनों रूकू की सगाई में जाएंगे। हालांकि यहीं पर हम ये नोटिस करते हैं कि बिट्टू की मदर इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो बिट्टू की ग्रैंड मदर से कहती है कि वो बिट्टू को लेकर रूकू की सगाई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जब भी बिट्टू को लेकर गांव जाती है तब हमेशा ही बिट्टू की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो तीनों गाँव जाने का प्लान करते हैं और वो तीनों गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि रूकू और उसके पेरेंट्स यानी कि बिट्टू के चाचा की फैमिली कोनकान के उसी गांव में रहते हैं जिस गांव में मुजिया रहता था। और अब क्योंकि बिट्टू मुजिया के गांव से जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा ही मुजिया के ख्याल भी आते थे, इसलिए यहाँ पर ये सब देख के हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हो ना हो बिट्टू का मुजिया से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। हालांकि इन सब के बाद ही बिट्टू और उसकी फैमिली सीधा गाँव पहुँचते हैं और कोनकान के गाँव में आकर वो लोग सीधा अपने चाचा के घर जाते हैं। बिट्टू जब चाचा के घर पहुँचता है तब वहाँ पर उसके चाचा की फैमिली उन सबको देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि बिट्टू का जो चाचा है वो बिट्टू को और उसकी मदर को दोनों को ही नापसंद करता है और वो इसलिए क्योंकि बिट्टू के चाचा का ऐसा मानना है कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी मदर की वजह से हुई है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा बिट्टू की मॉम को थोड़ा बुरा भला कह रहे थे, जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्गूमेंट हो जाती है। लेकिन इस आर्गूमेंट की वजह से बिट्टू के चाचा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बिट्टू को उसके डैड की मौत के बारे में बताने लगते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू को अब तक ये पता नहीं होता कि उसके डैड की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी मदर और दादी ने इस बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर बिट्टू का चाचा उसे गुस्से में आकर बिट्टू को सब कुछ बताने लगता है और वो बिट्टू से कहता है कि यहाँ हमारे गाँव के पास ही एक जंगली एरिया है जिसका नाम है चिंटू के बाड़ी, और वो चिंटू बाड़ी हमारी पुश्तैनी जगह है। लेकिन उसी चिंटू बाड़ी के अंदर एक बरगद का पेड़ है जो कि शापित है, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पर एक लड़का मर गया था और अब गांव वालों का ऐसा मानना है कि वो मुजिया बन गया है, इसलिए उसके डर से रात को वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। लेकिन आज से काफ़ी साल पहले उसके बड़े भाई ने यानी कि बिट्टू के फादर ने उस चिंटू के बाड़ी को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अब क्योंकि उसके साबित होने के किस्से सबको पता है, इसलिए कोई भी चिंटू बाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबके मन में उस पेड़ का और मुजिया का डर था। और इसी वजह से उसके बड़े भाई ने ये डिसाइड करा कि वो चिंटू के बाड़ी से उस पेड़ को ही कटवा देगा। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उस पेड़ को काटने गया ताकि पेड़ के कटने के बाद ही वो ये साबित कर सके कि ना तो वो पेड़ शापित है और ना ही वहाँ पर कोई मुजिया है। लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई पेड़ को काटने गया वैसे ही अचानक से उसकी मौत हो गई और वो पास के समुद्र के अंदर डूब गया। और फिर इसके आगे बिट्टू का चाचा बिट्टू से कहता है, बिट्टू तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा ने ये सब किसके लिए किया था?
तुम्हारे पापा ने ये सब किया था तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ का ब्यूटी पार्लर बड़ा करना था और उसे एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोल के देना था, और इसी काम के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो चिंटू के बाड़ी बेचना चाहते थे, लेकिन उन सब में उनकी मौत हो गई। और इसलिए उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से मेरे बड़े भाई की मौत हुई है। और हाँ बिट्टू, क्योंकि तुम इस औरत के बेटे हो, इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत है। अपने चाचा के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर बिट्टू रोने लगता है, और इसलिए रोते हुए वो सीधा घर के बाहर आता है और बाहर आकर सीधा स्कूटी उठाता है और वहाँ से डायरेक्टली चिंटू के बाड़ी चला जाता है। और चिंटू के बाड़ी पहुंचकर वो उसी बरगद के पेड़ के आगे आ जाता है जहाँ पर उसके फादर की मौत हुई थी। इधर बाकी के घर वाले भी बिट्टू को ढूंढने लगते हैं और बिट्टू के चाचा जानकारी के लिए सारे गांव वालों को फ़ोन करते हैं, जिसके बाद उसके चाचा को ये पता लगता है कि गांव के एक आदमी ने बिट्टू को चिंटू के बाड़ी में जाते हुए देखा था। बिट्टू का चाचा ये बात जानने के बाद ही परिवार वालों को बिट्टू के बारे में बताता है और वो सबसे कहता है कि बिट्टू चिंटू के बाड़ी के अंदर है। ये सुनकर बिट्टू की दादी बिट्टू के चाचा से कहती है कि वो जल्दी से चिंटू के बाड़ी जाए और बिट्टू को बचाकर लाए, लेकिन बिट्टू का चाचा ऐसा करने से मना कर देता है और वो बिट्टू की दादी से यानी कि अपनी माँ से कहता है कि रात के टाइम पर चिंटू के बाड़ी में कोई नहीं जाता है और इसीलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी ये फैसला करती है कि वो खुद ही चिंटू के बाड़ी जाएंगी और बिट्टू को बचाकर लाएंगी, क्योंकि बिट्टू की दादी ये जानती थी कि चिंटू के बाड़ी में जाने से बिट्टू की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि चिंटू के बाड़ी जाने से पहले हम ये देखते हैं कि बिट्टू की दादी अपना एक बक्सा खोलती है और बक्से के अंदर से एक चाबुक निकालती है, और फिर यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल वही चाबुक होता है जिसका इस्तेमाल करके मुजिया की माँ मुजिया को मारा करती थी। हालांकि फिर इसके बाद ही हम ये भी जानते हैं कि असल में बिट्टू की जो दादी है वो मुजिया की छोटी बहन है, यानी कि वही छोटी बहन जिसे मुजिया ने मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस रात वो खुद ही मर गया था। और इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के ख्यालों में उसे हर बार मुजिया और वो बरगद का पेड़ इसलिए दिखते हैं क्योंकि बिट्टू मुजिया के वंशज का है और बिट्टू के अंदर भी मुजिया के परिवार का ही खून है, और इसलिए मुजिया अपने परिवार के लोगों को देख सकता है। यहाँ पर बिट्टू की दादी यानी कि मुजिया की बहन ये जानती थी कि मुजिया को अगर किसी से डर लगता है तो वो डर लगता है सिर्फ उसकी माँ के चाबुक से, और इसलिए इसी चाबुक से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी इस चाबुक को लेती है और चाबुक लेकर सीधा चिंटू बाड़ी जाती है। चिंटू बाड़ी पहुँचते ही जैसे ही वो बरगद के पेड़ के सामने आती है, वैसे बिट्टू की दादी देखती है कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर मुजिया बैठा है, जो कि बिट्टू की दादी को देखते ही पहचान जाता है कि वो उसकी छोटी बहन है, और इसलिए मुजिया उस पर हंसता है और वो उससे कहता है कि उसकी छोटी बहन तो बहुत बूढ़ी हो गई है। लेकिन यहीं पर बिट्टू की दादी मुजिया से यानी कि अपने बड़े भाई से कहती है कि दादा प्लीज़ वो उसके पोते को छोड़ दे। अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मराठी के अंदर बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी मुजिया को दादा कहती है। अगले पल बिट्टू की दादी देखती है कि मुजिया ने अपने बरगद के पेड़ की शाखाओं से बिट्टू को बांध रखा है, और इसलिए बिट्टू की दादी जैसे बिट्टू को देखती है वैसे वो वहाँ जाती है और वो बिट्टू को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मुजिया ने टहनियों से बिट्टू को बांधा होता है और इसलिए बिट्टू की दादी उन पर चाबुक मारती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चाबुक के मार से ना सिर्फ मुजिया डरता है बल्कि इस चाबुक की मार से मुजिया को नुकसान भी होता है, और इसलिए मुजिया जल्दी से बिट्टू को छोड़ देता है। जिसके बाद बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं वैसे ही मुजिया बिट्टू के पास आ जाता है और वो उसकी पीठ पर अपना हाथ चिपका देता है। पर यह देखकर बिट्टू की दादी फिर से मुजिया को मारती है, जिसके बाद चाबुक लगते ही मुजिया उसे छोड़ देता है और वो फिर से पेड़ पर चला जाता है। इसके बाद ही बिट्टू की दादी जल्दी से उसे लेकर चिंटू की बाड़ी से बाहर आती है, और वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद ही बिट्टू उनसे पूछता है कि दादी आखिर ये सब क्या है, वो कौन था और आप उसे कैसे जानती थी, और आखिर आपको ये कैसे पता था कि उसे इसी चाबुक से डर लगता है। इन सब बातों को सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी उसे सब कुछ बताती है और वो उसके सामने सारी सच्चाई को रख देती है, जिसके बाद बिट्टू ये जानता है कि वो मुजिया असल में उसकी दादी का बड़ा भाई है और उसने अब तक क्या क्या किया है। मुजिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही बिट्टू भी काफ़ी डर जाता है, लेकिन बिट्टू की दादी उसे कहती है कि उसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है, और इसीलिए बिट्टू को भी बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो फिर से कभी भी उस पेड़ के पास ना जाए। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि मुजिया या बिट्टू के सामने खड़ा होता है और वो इस टाइम पर दादी के पीछे होता है। मुजिया को देखकर बिट्टू हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी दादी ने उसे बोला था कि मुजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन अब वो उनके पास आ चुका है और इसलिए वहाँ पर आते ही मुजिया सीधे बिट्टू की दादी की गर्दन पकड़ता है और वो झटके से उनकी गर्दन तोड़ के उन्हें मार देता है। और फिर यहीं पर ही हम ये समझ जाते हैं कि असल में बिट्टू के जाने से पहले मुजिया ने जब उसके पीठ पर हाथ चिपकाया था तब उसके जरिए उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशान छोड़ दिया था, और इसलिए बिट्टू के माध्यम से उसने अपने आप को बरगद के पेड़ से आज़ाद कर लिया। एंड देवची गाँव वाले उसे ढूंढते हुए आते हैं
और वो बिट्टू को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल आकर बिट्टू की आंखें खुलती हैं और तब बिट्टू ये पूछता है कि उसकी दादी कैसी है, जिस पर उसके घर वाले उसे ये बताते हैं कि वहाँ चिंटू केवाड़ी से थोड़ी सी दूरी पर उसकी दादी की लाश मिली है, जिसका मतलब उसकी दादी मर चुकी है। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि शायद से उसकी दादी फिसल कर गिर गई होगी और इसलिए उनकी मौत हो गई होगी। असल में बिट्टू इस बात को जानता था कि उसकी दादी की मौत गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी दादी को मुजिया ने मारा है। हालांकि बिट्टू इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि इस बारे में किसी को भी नहीं बताता है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू के जो चाचा होता है वो बिट्टू की मदर से झगड़ा करने लगता है और वो फिर से बिट्टू की मदर को ब्लेम करते हैं कि पहले उसकी वजह से उसका भाई मारा गया और अब उस औरत की वजह से उसकी माँ भी मर गई। लेकिन ये सब सुनकर बिट्टू की मदर को गुस्सा आता है और इसलिए वो बिट्टू को लेकर उस गाँव से निकल जाती है और बस पकड़कर सीधा पुणे आने लगती है। और बस में हम ये देखते हैं कि बिट्टू के पीछे वाली सीट पर मुजिया होता है और बिट्टू भी जैसे ही मुजिया को देखता है वैसे ही वो भी बहुत डर जाता है। हालांकि यहाँ पर मुजिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ बिट्टू देख सकता है और कोई भी नहीं देख सकता, और वो इसलिए क्योंकि बिट्टू की रगों में उसका खून दौड़ रहा है। हालांकि मुजिया को देखकर बिट्टू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अचानक से मुजिया गायब हो जाता है और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपने घर आ चुका है। लेकिन घर आने के बाद जैसे रात होती है और बिट्टू सोने जाता है वैसे ही मुजिया उसके रूम में आ जाता है और वो बिट्टू से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। लेकिन बिट्टू को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो सिंपली उससे डरने लगता है। और अब क्योंकि बिट्टू मुजिया की बातें नहीं मान रहा था इसलिए मुजिया उसे पीटने लगता है। वो कभी बिट्टू को बिस्तर से गिरा देता है, कभी उसे उठाकर दीवार पे फेंक देता है और कभी तो उसके ऊपर अलमारी गिरा देता है। लेकिन इन सब के बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि मुजिया उसे किसी मुन्नी को ढूंढने के लिए कह रहा है। लेकिन बिट्टू ऐसा करने से मना कर देता है और वो सिंपली मुजिया से कहता है कि उसने उसकी दादी को मार दिया है और इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। लेकिन बिट्टू जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे ही मुजिया जल्दी से बिट्टू की मदर के पास जाता है और बिट्टू की मदर इस टाइम पर घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। लेकिन तभी जहाँ पर बिट्टू की मदर खड़ी होती है उसके पास ही एक स्ट्रीट लैंप होता है और मुजिया उसी लैंप पर चढ़ जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मदर के ऊपर गिरा देता है। लेकिन लकीली वो लैंप बगल में गिरता है और इसलिए बिट्टू की मदर को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यह देखकर अब बिट्टू बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसलिए वो मुजिया से कहता है कि वो जैसा बोलेगा वैसा ही वो करेगा। लेकिन मुजिया उससे कहता है कि वो उसके पास रात को आया करेगा और इसलिए उसे मुन्नी को रात को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू को ना चाहते हुए भी रोज़ रात को अपनी नींद खराब करनी पड़ती है और घर के बाहर घूम घूम कर मुन्नी को ढूंढना पड़ता है। और इस पूरे टाइम के दौरान मुजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है और जहाँ भी बिट्टू थोड़ा सा रुकता है और आराम करता है वहीं पर मुजिया कभी उसे परेशान करने के लिए मारने लगता है और कभी कभी वो उसके सामने दूसरों को मारने लगता है। इसलिए बिट्टू को परेशान होकर भी मुजिया की सारी बातें माननी पड़ती हैं। बिट्टू इन सबसे परेशान हो जाता है और इसलिए कुछ दिन बाद ही वो अपने सरदार दोस्त को सब कुछ बता देता है, यानी कि स्वीलबर्ग को। और वैसे तो स्वीलबर्ग को मुजिया दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मुजिया की बातें सुन पाता है, इसलिए उसे भी बिलीव हो जाता है कि बिट्टू को सच में मुजिया परेशान कर रहा है। बिट्टू स्वीलबर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुन्नी को ढूंढना है क्योंकि उस मुजिया को मुन्नी को ढूंढकर उससे शादी करनी है और उसके बाद ही ये हमारा पीछा छोड़ेगा। अब इसके बाद ही वो दोनों दिमाग लगाते हैं और स्वीलबर्ग बिट्टू से कहता है कि मुजिया उसके गांव का था, इसलिए हो सकता है कि मुन्नी भी उसके गांव की हो। और फिर यह बात सुनकर बिट्टू सीधा रूकू को फ़ोन करता है, यानी कि अपनी कजन सिस्टर को, और उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आज से सालों पहले मुन्नी नाम की गांव में कौन सी लड़की थी। रूकू उसे बताती है कि असल में उनके घर के बगल में एक घर है जिस घर में सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़की रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद ही मुन्नी यहाँ से चली गई थी। लेकिन रूकू बिट्टू को उसकी फ़ोटो भेजती है, लेकिन बिट्टू और स्वीलबर्ग जैसे ही मुन्नी की बचपन की फ़ोटो देखते हैं वैसे ही वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि मुन्नी अपने बचपन की फ़ोटो में बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे बिट्टू की दोस्त बेला अपने बचपन में लगती थी। और इसलिए यहीं से बिट्टू और स्वीलबर्ग को यह शक होता है कि शायद हो सकता है कि मुन्नी और बेला का कोई ना कोई कनेक्शन हो। और फिर इसके लिए जैसे वो लोग तहकीकात करते हैं वैसे ही उन्हें पता लगता है कि असल में मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है। और सालों पहले जब गांव में मुन्नी की शादी हुई थी तब शादी के बाद ही वो पुणे आकर यहाँ पर बस गई थी, जिसका मतलब बेला और उसकी दादी मुन्नी बिट्टू के बगल में ही रहती हैं। यह जानने के बाद ही बिट्टू मुजिया को बताता है कि उसकी मुन्नी उसके बगल में रहती है और फिर यह बोलकर वो मुजिया को उसके पास ले जाता है। लेकिन जैसे ही मुजिया देखता है कि उसकी मुन्नी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है वैसे ही वो शादी करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो बेला को देख लेता है और क्योंकि बेला भी काफ़ी हद तक उसके दादी जैसी दिखती थी इसलिए मुजिया को यहाँ पर बेला से प्यार हो जाता है और अब वो बिट्टू से कहता है कि वो बेला से शादी करेगा। लेकिन ये सुनकर बिट्टू मना कर देता है और वो मुजिया से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और बेशक से मुजिया उसकी जान ले लेकिन वो इस काम में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पर ये सुनते ही मुजिया बिट्टू से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं करी तो वह बिट्टू के सामने उसके चाहने वालों को मार देगा, वो बिट्टू की मदर को मार देगा और उसके सरदार दोस्त को भी मार देगा, बेला को मार देगा और बाकियों को भी मार देगा। और इसलिए मुजिया की बातें सुनकर बिट्टू डर जाता है और वो उस टाइम पर मुजिया की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तब दिन का टाइम आते ही मुजिया गायब हो जाता है
और वैसे यहाँ पर हमें ये चीज़ भी पता लगती है कि मुझिया सिर्फ रात को ही आता है और रात को ही रहता है, बाकी दिन होते ही वो गायब हो जाता है और इसलिए दिन के टाइम में वो कभी भी बिट्टू के पास नहीं आ सकता। यहाँ पर बिट्टू अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो अपने सरदार दोस्त स्वीलबर्ग से हेल्प मांगता है। इसके बाद ही स्वीलबर्ग बिट्टू को लेकर सीधा भूत भगाने वाले एक आदमी के पास जाता है और भूत भगाने वाले ये आदमी और कोई नहीं बल्कि साउथ के फेमस एक्टर सत्यराज होते हैं, यानी कि अपने बाहुबली के कटप्पा। यहाँ पर आने के बाद ही बिट्टू और स्वीलबर्ग दोनों कटप्पा से मिलते हैं, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है एल्विस प्रभाकर, और इसलिए आसानी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इन्हें एल्विस बोलेंगे। एल्विस से मिलने के बाद ही वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और फिर इसके बाद ही बिट्टू एल्विस को अपनी पीठ पर का निशान दिखाता है और बिट्टू की पीठ पर एक हाथ का निशान होता है और यह हाथ का निशान मुझिया का होता है। यहाँ पर एल्विस जैसे इस हाथ के निशान को देखता है वैसे ही वो ये समझ जाता है कि ये निशान मुझिया का है और इसलिए वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो मुझिया है। उनके मुंह से इस बात को सुनने के बाद बिट्टू हैरान हो जाता है, क्योंकि बिट्टू अपने मन में ये सोचता है कि उसने अभी तक उन्हें खुद से मुझिया के बारे में बताया नहीं था, लेकिन एल्विस ने मुझिया के हाथ का निशान देखते ही मुझिया के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद ही एल्विस अपने रूम से एक बड़ा सा स्क्रोल लेकर आता है और उसके अंदर काफ़ी सारे पुराने पेपर्स होते हैं, जिनके अंदर पुरानी कथाएं लिखी होती हैं और उन पर कई सारी चित्रकला बनी होती हैं। वो सब दिखाकर एल्विस उन्हें बताता है कि पुराण कथाओं के हिसाब से मुझिया एक पावरफुल भूत होता है। असल में जब भी किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होता है और वो अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर ही मर जाता है, तब वो एक ऐसा ताकत ब्रह्म राक्षस बनता है जो कि मुझिया कहलाता है। और वैसे तो मंत्रों के इस्तेमाल से मुझिया को कैद किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझिया को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि उसी के परिवार या वंशज का होता है, तो मुझिया उसके जरिए खुद को कैद से निकाल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके मन में जो इच्छा बाकी रह गई है वो अपनी उस वाली इच्छा को पूरा करने के लिए भी उस आदमी का इस्तेमाल करता है। और इस टाइम पर मुझिया तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद ही बिट्टू एल्विस से पूछता है कि अब आखिरकार मुझिया क्या करना चाहता है और एक्चुअली में हम लोग उसे रोक कैसे सकते हैं। इस पर एल्विस उसे बताता है कि ये मुझिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इसलिए जब तक ये अपने ब्रह्म राक्षस के रूप में है तब तक इन्हें मारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, तुम जिस मुझिया की बात कर रहे हो उसे शादी करनी है और शादी करने के लिए उसे एक विधि को अपनाना पड़ेगा। इस विधि को करने के लिए वो तुमसे कहेगा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है तुम लोग उसे लेकर सीधा उसी पेड़ के पास पहुंच जाओ जिस पेड़ में उसे कैद किया गया था, और वहां पर आने के बाद ही वो तुमसे ये भी कहेगा कि तुम उसके लिए किसी बकरी को पकड़ कर लाओ, और जब तुम बकरी को भी पकड़ के ले आओगे तब वो तुम्हें बकरी के सर पर एक निशान बनाने के लिए कहेगा, जो निशान कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, तुम उसके वंशज के हो, इसलिए वो तुमसे कहेगा कि तुम इस निशान को अपने खून से बनाओ, क्योंकि खून से बनाने के बाद ही वो निशान काम करेगा। तुम जैसे ही अपने खून से उस बकरी के सर पर निशान बनाओगे वैसे ही मुझिया अपने आप को उस बकरी में डाल लेगा और उसके बाद वो उस लड़की से शादी करेगा। और एक बार जैसे उसने शादी कर ली वैसे वो लड़की भी मर जाएगी, जिसके बाद मुझिया उस लड़की की आत्मा को लेकर चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की की आत्मा को अपने साथ रखेगा। और यही इस मुझिया का मकसद है। हालांकि इसके आगे एल्विस उन्हें बताता है कि इस दौरान वो लोग मुझिया को मार सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझिया को तभी मारा जा सकता है जब मुझिया अपने आप को बकरी के शरीर में डाल देगा। लेकिन उनके पास काफ़ी कम टाइम होगा, क्योंकि जैसे ही मुझिया बकरी के शरीर में आएगा वैसे ही वो लड़की से शादी करने लगेगा, और अगर उसने शादी कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मुझिया अपने आप को बकरी के शरीर में डाले उन लोगों को वैसे ही उस बकरी को मार देना होगा, क्योंकि जैसे ही वो बकरी मर जाएगी वैसे उसके साथ ही मुझिया भी खत्म हो जाएगा। हालांकि एल्विस उन सबको प्लान समझाने के बाद ही उनसे ये भी कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने में वो भी उनका साथ देगा। अब इसके बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, और इसलिए जैसे ही इसी रात को मुझिया उसके पास आता है वैसे ही वो मुझिया से कहता है कि वो मुझिया की शादी बेला से करवाने के लिए राजी है और वो शादी करवाने के लिए बेला को गांव लेकर जाएगा। इसके बाद ही बिट्टू बेला से कहता है और वो बेला के सामने बहाना करके उसे अपने गाँव लाने के लिए राजी कर लेता है। जिसके बाद बिट्टू, बेला और उसका दोस्त स्वीलबर्ग तीनों उसके गाँव जाते हैं। बेला को गाँव लाने के बाद बिट्टू उसे नारियल पानी पिलाता है, लेकिन वो उस नारियल पानी में शराब मिला देता है, जिस वजह से जैसे ही बेला उसे पीती है वैसे ही बेला नशे में आ जाती है, और इसलिए बिट्टू जल्दी से बेला को लेता है और अपने दोस्त स्वीलबर्ग के साथ मिलकर सीधा चिंटू के बाड़ी आता है। हालांकि इन सब के दौरान ही हम ये देखते हैं कि गांव में बिट्टू की जो कजन सिस्टर होती है यानी कि रूकू, वो भी मुझिया को देख लेती है, और अब क्योंकि वो भी सेम खानदान से है इसलिए वो भी मुझिया को देख पाती है। इसलिए बिट्टू रूकू को सब कुछ समझा देता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर एक बकरी उठाते हैं और सारी चीज़ को लेकर सीधा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसा एल्विस ने बोला था मुझिया बिल्कुल वैसा ही बोलता है, और वो बिट्टू से कहता है कि वो बकरी के सर पर अपने खून से इस तरह का निशान बना दे, और फिर बिट्टू जैसे अपने खून से उसके सर पर ऐसा निशान बनाता है वैसे ही मुझिया बकरी की बॉडी में अपना शरीर डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो बकरी की बॉडी में आता है और शादी करने आता है वैसे बिट्टू उस बकरी को पकड़ लेता है और वो उसे काटने लगता है, लेकिन वो उस पर हमला करता है कि उससे पहले ही हम ये देखते हैं कि बेला जो कि नशे की हालत में थी वो बिट्टू को ऐसा करने से रोक देती है, और वो नशे की हालत में उससे कहती है कि यह बकरी मेरा पति है, इसे तुम क्यों मार रहे हो।
इसे मत मारो। और बेला ये सब इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो नशे में होती है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से बिट्टू मुजिया को मार नहीं पाता है। हालांकि इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि उस बकरी के सर पर जो निशान बना हुआ था वो निशान बेला के शरीर पे चिपक जाता है, जिस वजह से बेला के शरीर पर भी वैसा ही निशान बन जाता है। हालांकि तभी बिट्टू को एल्विस की कही हुई बातें याद आती हैं और एल्विस ने उसे कहा था कि जब वो बकरी के सर पर अपने खून से निशान बनाएगा तब उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो निशान बकरी के सर के अलावा किसी और पे ना लगे, खास करके किसी इंसान पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुंजिया सीधा उसकी बॉडी में घुस जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि जैसे ही बकरी का सर बेला की बॉडी पर लगता है और बेला के शरीर पर वो निशान चिपकता है, वैसे ही मुंजिया सीधा बेला के अंदर घुस जाता है। और फिर जैसे ही वो बेला के अंदर आता है वैसे ही वो देखने में बहुत ही डरावनी हो जाती है और बिट्टू से कहती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है, जिसका मतलब उन सबने मुंजिया को धोखा दिया है और इसलिए मुंजिया उन सबको मार देगा। और फिर ये बोलकर मुंजिया जो कि बेला की बॉडी में होता है वो सब पर अटैक कर देता है। अब मुंजिया से बचने के लिए बिट्टू, रुकू और स्विलबर्ग तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो चिंटू के बाड़ी से भागकर सीधा रुकू के घर में घुस जाते हैं, लेकिन मुंजिया पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ काफ़ी हॉरर सीन होता है, लेकिन जैसे कि स्त्री मूवी के एंड में हमने देखा था कि वहाँ हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी हो रही थी, ठीक बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हॉरर के साथ साथ काफ़ी कॉमेडी हो रही होती है। इसी टाइम पर बिट्टू एल्विस को भी अपने पास बुला लेता है। हालांकि हम सब ये देखते हैं कि इन सब भागा दौड़ी के दौरान वो निशान बिट्टू के चाचा के सर पर भी बन जाता है, जिस वजह से मुंजिया बेला की बॉडी से निकलकर सीधा बिट्टू के चाचा की बॉडी में घुस जाता है और अब उसके बाद ही वह सब पर हमला करने लगता है। सबको ठिकाने के बाद ही मुंजिया जो कि बिट्टू के चाचा की बॉडी में था वो सीधा बेला को पकड़ता है और उसे लेकर सीधा चिंटू के बाड़ी में जाता है, लेकिन यह देखकर बिट्टू उनका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है। हालांकि रास्ते में वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर मुंजिया ने उसकी दादी को मारा था, लेकिन वहां पर आते ही बिट्टू ये देखता है कि उसकी दादी के हाथों में जो चाबुक होता है वो बिल्कुल उसी जगह पर होता है जिस जगह पर उसकी दादी की मौत हुई थी। और जाहिर है ये चाबुक जैसी छड़ी वही छड़ी होती है जिससे कि मुंजिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और इसलिए बिट्टू उसे उठा लेता है और उसे लेकर सीधा चिंटू के बाड़ी में पहुंच जाता है। चिंटू के बाड़ी में पेड़ के पास आते ही वो ये देखता है कि वहाँ पर मुंजिया शादी करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी यह सब देखकर वो बेला को बचाने की कोशिश करता है और उस चाबुक जैसी छड़ी से मुंजिया पर अटैक करता है। हालांकि इस दौरान बिट्टू उस पर काफ़ी हमले करता है, लेकिन तब भी मुंजिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसलिए वो बिट्टू को उठा कर फेंकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बिट्टू फाइट करते हुए किसी तरह से अपने चाचा की पीठ पर वही निशान बना देता है जिस निशान से मुंजिया शरीर बदलता है, और फिर चाचा की पीठ पर निशान बनाने के बाद ही बिट्टू जल्दी से वो निशान पेड़ पर भी बना देता है। और फिर जैसे ही वो पेड़ पर निशान बनाता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि मुंजिया बिट्टू के चाचा की बॉडी से निकल जाता है और वो सीधा पेड़ की बॉडी में घुस जाता है। मतलब कि अब मुंजिया पेड़ के अंदर आ जाता है और अब बिट्टू को और बेला को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुंजिया को पेड़ के अंदर कैद कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि मुंजिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसलिए मुंजिया पेड़ के अंदर आने के बाद भी पूरे पेड़ को कंट्रोल करता है और वो पेड़ की टहनियों से उन सबको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बेला ये देखती है कि उस बरगद के पेड़ के पास ही एक लाल टन रखा है जिसके अंदर काफ़ी सारा मिट्टी का तेल है, और इसलिए बेला किसी तरह से उसे उठाती है और उसे लेकर सीधा पेड़ के ऊपर मारती है, जिससे कि पेड़ के ऊपर मिट्टी का तेल लग जाता है। और फिर तभी बिट्टू ये देखता है कि उसके पास भी एक लकड़ी है जो कि जल रही है, और असल में ये वही लकड़ी है जिस लकड़ी को उन्होंने पहले रखा होता है, यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम पर वो लोग मुंजिया और बेला की शादी करवा रहे थे। और इसलिए बिट्टू उस जलती लकड़ी को उठा लेता है और उससे सीधा पेड़ पे आग लगा देता है। पेड़ में जैसे आग लगती है वैसे हम ये देखते हैं कि पूरा पेड़ जलने लगता है और पेड़ के साथ साथ मुंजिया भी जलने लगता है, और इसीलिए बिट्टू मुंजिया की पकड़ से खुद को छुड़वा लेता है और वो बेला के साथ सीधा पेड़ से काफ़ी दूर आ जाता है। जिसके बाद वो और बेला दोनों चिंटू के बाड़ी से निकल जाते हैं और इधर यहाँ पेड़ काफ़ी ज़्यादा जल जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि अब मुंजिया ख़त्म हो चुका है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और बिट्टू भी बेला को लेकर पुणे आ जाता है। पुणे आने के बाद ही बेला उसे बताती है कि अब वो अपने काम के सिलसिले में ब्राज़ील जा रही है और इसलिए अब वो कई साल बाद वापस आएगी। लेकिन बेला के जाने से पहले बिट्टू उसे आई लव यू कहता है और वो बेला से कहता है कि वो उसे सालों से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर बेला बिट्टू से कहती है कि वो बिट्टू से प्यार नहीं करती और वो बिट्टू को अपना दोस्त समझती है। पर यह सुनकर बिट्टू उससे कहता है कि अगर वो उसे अपना दोस्त मानती है तो वो उसका दोस्त बनकर ही रहेगा, क्योंकि वो मुंजिया नहीं है जो उसे ज़बरदस्ती शादी करेगा। और फिर उसके ये बोलने के बाद ही ये सीन चेंज होता है और हम डायरेक्टली मुंजिया के पेड़ को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मुंजिया के पेड़ की कटाई चल रही है और कुछ लोग मिलकर इस पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन अगले पल हम ये जानते हैं कि मुंजिया मरा नहीं है और वो अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ पर मुंजिया की झलक भी दिखाई जाती है। लेकिन इसके बाद ही मूवी एंड हो जाती है।